हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यही डिफरेंस देख लें कि एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको याद हो कि अगर हम किसी का भी इंटीग्रेशन करें, जैसे अगर हम साइन एक्स का, तो हर इंटीग्रेशन को करने के बाद हमें प्लस सी लिखना होता था और इस सी को हमने आर्बिट्री कांस्टेंट एक नाम दिया था। मतलब हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू नहीं पता होती है। वैल्यू नहीं पता होती है तो ये आंसर यहाँ पर माइनस कोस एक्स प्लस 5 लिख दें तब भी करेक्ट होगा, आंसर माइनस कोस एक्स प्लस 10 लिख दें तब भी करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सी मतलब कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 7 लिख दो या एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 13 लिख दोगे, दोनों कंडीशन में आंसर सेम होगा कि यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है एक्चुअली हमें पता नहीं है। पता नहीं है मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इनके जो आंसर आ रहे हैं ये सारे के सारे आंसर अनिश्चित आंसर हैं। अनिश्चित का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो, यानी कि इंडेफिनिट है ये सारे के सारे आंसर। इंडेफिनिट मतलब जिसे फिक्स ना किया जा सकता हो, जो फिक्स ना हो आंसर सारे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए इन सारे इंटीग्रेशन को नाम दे दिया गया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब कोई एक फिक्स आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आंसर है वो सारे फिक्स होंगे, उनमें सी नहीं होगा। यानी जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होंगे सब में सी लिखा होगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं लिखा होता है। और वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन इन वालों को बोलते हैं, आपने इससे पहले भी किए होंगे ये, कि जैसे एक्स क्यूब डी एक्स है और यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट 0 से लेकर 2 तक। ऐसे ऊपर नीचे इंटीग्रेशन के निशान के ऊपर नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं। या फिर फिजिक्स में आपने यूज किया होगा, फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है कि कोस एक्स लिमिट ले लो 0 से लेकर π/2, इन्हें लिमिट्स बोला जाता है। मतलब क्या है ये, एक्चुअली ये एक्स की वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे लिखी हुई है। जरूरी नहीं है 0 से स्टार्ट हो। अगर इन जनरल में बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन को बोला जाता है कि एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ लिखा होगा कुछ वैल्यूज ए और बी। ये जो नीचे लिखी होती है इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखी होती है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। वो अपर लिमिट होगी। मतलब क्या हुआ इस बात का कि ये एक्चुअल में x की वैल्यू है, कि x की वैल्यू a से स्टार्ट होकर b तक जाएगी, कि x की मिनिमम वैल्यू a लेनी है हमें और मैक्सिमम वैल्यू b लेनी है। कि जैसे ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू मिनिमम 0 लेंगे और मैक्सिमम 2। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनका यूज क्या है, इन लिमिट का, इनसे हम एक डेफिनेट आंसर कैसे लेके आते हैं, उसके लिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये लिमिट वगैरह पुट करनी होती है। इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा है वो बस इंटीग्रेशन इतना ही है जितना भी आपने इंडेफिनिट में पढ़ा है, उसके अलावा इंटीग्रेशन में और कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन में जितने भी मेथड्स हैं एक बार सबको रिवाइज करना। पहले सात एक्सरसाइज 7.7 तक मैंने करवा रखा है। पहली जो 7 एक्सरसाइज है उनको एक बार पूरा देखो। जितने भी आपके पास ट्रिक्स हैं, जितनी भी जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, सबको रिवाइज करो, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया। मतलब आप इंटीग्रेशन की नई टेक्निक अब नहीं सीखेंगे। इंटीग्रेशन की आपको कोई नई टेक्निक नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, बस खाली इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि एक्स स्क्वायर का करना है तो आपको करना आता है यहाँ। तो अब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन में सिर्फ ये लिमिट पुट करने सिखाऊंगा कि एक्चुअल में इन लिमिट का यूज क्या है, इन्हें हम कैसे पुट करते हैं। और इसके अलावा एक एक्सरसाइज आपकी 7.11 आएगी, एक्सरसाइज 7.11। वो एक्सरसाइज आपकी प्रॉपर्टीज की है, इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उनके बारे में है, तो उसे हम बाद में यूज करेंगे। फिलहाल तो आज सिर्फ लिमिट पुट करनी सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट 5 से 10 1/x dx है, तो आप सिंपल जो भी मेथड है आपके पास इंटीग्रेशन करने का उसका यूज कर लो कि 1/x का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 1/x तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। आप इंटीग्रेशन कर दोगे और प्लस सी नहीं लिखना है बस आपको। उसके बाद यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट यूज करोगे और ऊपर नीचे ये लिमिट लिख दोगे 5 से 10,
उसके बाद आपको लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट पुट करने का मतलब है एक्स की वैल्यू रखनी है। एक्स की अपर वैल्यू 10, पहले एक्स की वैल्यू अपर वाली रखोगे यानी अपर लिमिट यूज करोगे पहले, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर वैल्यू यूज करोगे। जैसे पहले लोग 10 लिख दो, इसको x की जगह 10 लिखा, फिर माइनस, अब x की जगह 5 लिख दोगे तो लोग 10 माइनस लोग 5। अब लोग m माइनस लोग n की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 10/5 दैट मीन्स लोग 2 रह जाएगा। अब आप देख सकते हो आंसर एक फिक्स आंसर आया, प्लस सी नहीं है, एक न्यूमेरिक वैल्यू कुछ मिल गई हमें। तो इस टाइप के आंसर होते हैं, इसमें कोई प्लस सी नहीं होता, एक्स की वैल्यू रख दी जाती है और एक हमें कॉन्स्टेंट मिल जाता है। जैसे आप ये सेकंड क्वेश्चन देखो, cos 2x है, तो सबसे पहले आप cos 2x का इंटीग्रेशन कर दो। cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2, और उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे। लिमिट है इसकी 0 से लेकर π/2 तक। तो पहले आप x की वैल्यू π/2 रखो, इसमें यहां पर x की जगह π/2 रखोगे तो sin 2 × π/2, ये अपोन में 2 ऐसे रहेगा, फिर माइनस, फिर x की जगह 0 रखोगे। x की जगह 0 रखने पर ये साइन 0 ही हो जाएगा अपॉन 2। अब ये साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो 0/2 यानी 0 माइनस वो भी 0, तो फाइनल आंसर 0 आ गया। देख सकते हो ये भी एक कांस्टेंट आंसर आया है। अब उसकी बात कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन 1/1 + x², तो आपको याद हो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/a² + x² वाला। उसके अकॉर्डिंग ये होगा 1/a tan 1x/a। ए तो 1 है यहाँ पर, तो tan 1x रह जाएगा ये, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक। उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखा तो ये tan 1 हो गया, मतलब x की जगह 1 रखा, फिर माइनस लगाया और फिर x की वैल्यू 0 रखी, तो tan 0, और tan 1 की वैल्यू होती है π/4, 0 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनल आंसर आपको मिला π/4। तो ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। थोड़े से अगर हम डिफिकल्ट लेकर देखें, जिनमें कुछ मेथड्स यूज होंगे इंटीग्रेशन के, उनको देख लेते हैं एक बार। और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.9 के अंदर मिलेंगे। तो ये 7.9 और 7.10 मतलब 2 एक्सरसाइज 9 और 10, आपको ये दोनों एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस कराएगी। एक तरीके से मिसलिनियस क्वेश्चन है। इससे पहले जितना इंटीग्रेशन आपने किया, हर एक्सरसाइज के ऊपर लिखा होता था कि हाँ भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है, या फिर ये a² - x² वाले फॉर्मूले हैं, या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, या फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, ये प्रोडक्ट रूल के हैं, ये बाई पार्ट्स है। सब कुछ लिखा होता था एक्सरसाइज के ऊपर और आपको सिर्फ करना था, क्वेश्चन पहचानने नहीं सीखे आपने। लेकिन ये 2 एक्सरसाइज 7.9 और 10, 9 और 10 दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को कैसे गेस करोगे कि ये सब्स्टिट्यूशन से होगा या ये परफेक्ट स्क्वायर बना के होगा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने। तो क्वेश्चन करने सिखाएंगे ये 2 एक्सरसाइज आपको 7.9 और 10। बस लिमिट पुट करने का काम तो आसान है बिल्कुल। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दी जाती है। तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज 7.9 के। बाकी जो डाउट हो वो तो आप मुझसे डिस्कस करोगे ही। अब जैसे आपको ये दे दिया 0 से π/2 cos² x, तो अब अपने माइंड में सोचो cos², तो ये तीसरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट है जिसमें मैंने बताया था sin², cos², tan² वगैरह मिले तो क्या करेंगे, क्यूब मिल जाए, साइन क्यूब कोस क्यूब तो क्या करेंगे, साइन इंटू साइन मिले, कोस इंटू कोस मिले, साइन इंटू कोस मिले, तो क्या होगा, सारा मेथड्स उसमें सिखाया गया था। एक बार उसे रिवाइंड कर लेना, वहीं से आएगा। कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कोस स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था कि आप इसे पहले लिखोगे 1 + cos 2x/2। इस फॉर्मूले का आप यूज कर लोगे cos² x के। उसके बाद ये जो /2 है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे। किसका इंटीग्रेशन, 1 + cos 2x का, और इसका इंटीग्रेशन आपको आ गया होगा करना। 1 का इंटीग्रेशन होता है जी x, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का होगा sin 2x/2, और लिमिट 0 से π/2। उसके बाद बस आपको लिमिट पुट करनी है, मतलब पहले x की वैल्यू π/2 रखो पूरे में, 1/2 x की जगह रखा π/2, प्लस यहाँ भी हो जाएगा sin 2 π/2,
अपॉन 2, फिर माइनस 0 रखोगे, जैसे ही 0 रखोगे x की जगह ये 0 और माइनस यहाँ भी 0 रखते ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये साइन पाई की वैल्यू भी 0, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये सिर्फ π/2 रहा आपके पास, इंटू बार 1/2 है, तो फाइनली π/4 मिल जाएगा। तो ये तो तीसरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट था। अब जैसे एक देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका 20। अब जैसे आप इसमें देख सकते हो ये x इंटू ई की पावर x है। सबसे पहले क्या करो ना, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप इससे दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। जैसे 0 से 1 x ई की पावर x, ये इंटीग्रेशन अलग, और जी साइन πx/4 वाला इंटीग्रेशन आप अलग कर लो। यहाँ से हमने दोनों को सेपरेट कर लिया और लिमिट दोनों के ऊपर 0 से 1 है। अब यहाँ पर आप x इंटू ई की पावर x है, तो याद हो आपको वो आइलेट वाला फंडा, जहां दो फंक्शन की मल्टीप्लाई आती है, दो अलग अलग। x कैसा है, एल्जेब्रिक है। अगर हम आइलेट वर्ड का यूज करें तो x यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल है। जो वो लेटर पहले आया उसे फर्स्ट मानेंगे, यानी एल्जेब्रिक वाले को आप फर्स्ट, मतलब x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और मल्टीप्लाई रूल यूज कर लो, जो प्रोडक्ट रूल है आपका, पहले x को ऐसे रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, फिर इंटीग्रेशन का निशान आप यूज कर लोगे, x का डिफरेंशिएशन लिखोगे, x का डिफरेंशिएशन होगा x²/2, सॉरी मिस्टेक, x²/2 नहीं, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 हो जाता है। दरअसल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्सअप करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये πx/4 तो एक लीनियर टर्म है, πx/4 अगर लीनियर टर्म है तो आप इसे sin x रीड करो। sin x का इंटीग्रेशन होता है जी माइनस कोस x, तो माइनस कोस πx/4, इसके साथ साथ x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, और x का कोफिशिएंट यहाँ से पाई नहीं है, पूरा काउंट होगा ये π/4, यानी x का कोफिशिएंट आएगा π/4। और इस पूरे की लिमिट आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, 0 से लेकर 1 तक। हर किसी के ऊपर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरे की आप कर सकते हो एक साथ, लिमिट 0 से लेकर 1 तक। तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस वो हो जाएगा 4 cos πx/4 अपॉन पाई, और इस पूरे के ऊपर लिमिट यूज करोगे आप 0 से लेकर 1 तक। अब आपको x की वैल्यू 1 रखनी है, पहले x की जगह 1 रख दो पूरे में। x की वैल्यू जैसे ही 1 रखी हमने, ये e रह जाएगा खाली, ये भी माइनस e, माइनस यहाँ भी x की जगह पाई रखो, सॉरी 1 रखोगे x की वैल्यू, तो 4 cos π/4 अपॉन पाई, फिर माइनस x की वैल्यू अब 0 रखनी है, 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, माइनस वो e की पावर 0 होगा। अब ध्यान देना एक बात पर, यहाँ लोअर लिमिट को माइनस करना होता है हमें, तो ये माइनस किया हमने, अब ये पहले से ही माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 cos 0 अपॉन पाई। अब जो वैल्यू आपको पता है सारी पुट करोगे, यहाँ प्लस ई से माइनस ई कैंसिल होगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा 4/पाई√2, क्योंकि cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी, और प्लस ई की पावर 0 यानी कि 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस 4/पाई। इस तरीके से 4/√2 को जैसे रेशनलाइज करोगे 2√2 मिलेगा आपको, 2√2/पाई प्लस 1 प्लस 4/पाई। बस यहाँ पर आप आंसर ड्रॉप कर दोगे और देख सकते हो सी नहीं आता इनमें, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, एक बात पर स्पेशली ध्यान देना, मैंने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट नहीं किया जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता हो, जबकि मैंने पहले कहा था कि 80% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, थोड़ा सा चेंजेज आएगा उसमें। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वही आने वाला है, पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे करते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और अभी इस वीडियो में इतना ही।
एक्सरसाइज 7.9 कर लीजिएगा, ये जो भी कर सको।